हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा सर्वनाम और उससे पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको क्रिया को समझने से पहले मैं कुछ वाक्य यहाँ पर आपको पढ़कर सुना देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि जावेद रिक्शा पर बैठा। रिक्शे वाले ने रिक्शा चलाया और रिक्शे के पहिए घूमे। रिक्शा वाले ने रिक्शा रोका और रिक्शा रुका और जावेद रिक्शा पर से उतरा। तो कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं जहाँ पर ये पूर्ण विराम है। इसमें आपका ये वाक्य है, ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये वाक्य आपका कंप्लीट है। ये एक वाक्य है कि जावेद रिक्शा पर बैठा है, ठीक है, बैठा। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। मैं यहाँ आपको लिख दूं क्रिया, आप हेडिंग डालिएगा क्रिया। हेडिंग डालेंगे क्रिया। किसी भी वाक्य में क्रिया क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे, एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे पीछे लिखा था कि जावेद रिक्शा पर बैठा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ राम खेलता है। राम खेलता है। तो देखिए, इससे पहले वह सुबह उठ जाता है। वह सुबह उठ जाता है। दो वाक्य मैंने लिखे यहाँ पर, राम खेलता है, दूसरा है वह सुबह उठ जाता है। इससे पहली क्लास में आपने संज्ञा पढ़ा और सर्वनाम हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे। सर्वनाम को भी आपने समझ लिया है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या, सर्वनाम उनको कहा जाएगा। अब यहाँ पर राम आपका संज्ञा है। अब क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब होता है काम। अब किसी वाक्य से किसी काम के होने या करने का जब जो बोध कराता है जो शब्द, उसी को हम कहते हैं क्रिया। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी वाक्य में जब भी आप क्रिया देखेंगे तो वाक्य में देखेंगे। यहाँ मैं परिभाषा लिख दूं कि किसी वाक्य में काम के होने या करने का होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए, जब भी आपको क्रिया की पहचान करनी हो, क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे, मैंने परिभाषा लिखी कि किसी वाक्य में काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में जो काम होता है और काम होने का बोध जो शब्द कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम खेलता है, तो काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पर हो रहा है खेलने का, अर्थात खेलना यहाँ पर क्या है, आपका क्रिया है। अब वह सुबह उठ जाता है, तो यहाँ पर उठना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो आप क्रिया की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वाक्य में काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। राम खेलता है, वह सुबह उठ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में उठना और खेलना, ये दोनों आपकी क्या है, क्रिया है। चलिए इसे नोट करें जल्दी।
तो ये तो आपका क्रिया हो गया है। अब देखिए किसी भी वाक्य को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे एक उदाहरण है कि रमेश रो रहा है, रो रहा है। एक ये आपके पास क्या है, यहाँ पर वाक्य है, और दूसरा वाक्य है कि रोहन आम खा रहा है, रोहन आम खा रहा है। दो वाक्य मैंने लिखे। देखो यहाँ पर भी काम हो रहा है, काम का बोध रोना, काम रोने का काम हो रहा है, और यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। आप देखिए ये वाक्य भी आपका कंप्लीट है, रमेश रो रहा है, ये वाक्य आपका कंप्लीट है, और रोहन आम खा रहा है, ये भी आपका कंप्लीट वाक्य है, ठीक है। देखो जो किसी भी वाक्य में जो काम करता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है, उसको कर्ता कहा जाता है, ठीक है, उसको कर्ता कहा जाता है। आगे मैं आपको कारक पढ़ाऊंगी, कारक के 8 भेद हम पढ़ेंगे क्लास 7th में, या फिर यहाँ भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो किसी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, मैं यहाँ लिखूं कर्ता, आप नोट करके लिख सकते हैं। किसी वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है, इसको कहा जाता है कर्ता कहलाता है, ठीक है। किसी भी वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता जो काम करता है उसको कहा जाता है कर्ता। इसको आप नोट करके जरूर लिखें, कर्ता क्या होता है। नहीं तो यदि आपको कर्ता के बारे में नहीं पता तो फिर यहाँ पर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कर्ता क्या है। तो कर्ता के बारे में इस प्रकार से आप नोट करके इसे लिखें कि किसी वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जो किसी वाक्य में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं, काम करने वाला, ठीक है। चलिए इतना आप नोट करें, बहुत ध्यान से और बड़े प्यार से हमें कर्ता को समझना है और इसके बाद क्रिया को समझना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें रमेश आपका कर्ता है, क्यों, क्योंकि रमेश रो रहा है, काम करने वाला कौन है, रमेश है। ये पूरा देखिए, ये रोना तो काम क्रिया है ही, लेकिन ये इसकी सहायक क्रिया है। क्यों, क्योंकि इस क्रिया को ये कंप्लीट कर रहा है, इस वाक्य को ये कंप्लीट कर रहा है। आगे मैं बताऊंगी इसके प्रकार में इसके। अब देखिए रोहन आम खा रहा है, तो खाना तो क्रिया है ही, लेकिन रहा है ये इसको कंप्लीट कर रहा है, इसकी सहायक क्रिया है ये। अब यहाँ पर रोहन आपका क्या है, रोहन आपका कर्ता है, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य में रमेश रो रहा है, रमेश रोएगा तो रोने का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ रमेश पर पड़ेगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, रमेश के अलावा इसका प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर इस वाक्य में देखिए रोहन आम खा रहा है, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। अब ये आम क्या है, पहले तो हम इस पे ध्यान देंगे कि जब रोहन आम खाएगा तो एक तो रोहन का पेट भर जाएगा, यानी कि रोहन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आपका जो आम है जब वो खाया जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कर्म का, क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पर भी पड़ रहा है। कर्ता का यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता के अलावा, यानी कि जो काम कर रहा है उसके अलावा किसी और पर भी पड़ रहा है, और वो जो और है उसको कहा जाता है कर्म, उसको कहा जाता है कर्म। यहाँ पर आपका आम क्या है, कर्म है,
ठीक है। अब मैं यहाँ आपको कर्म क्या लिखूं, कर्म की यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन, आगे हम कारक में पढ़ेंगे इसको, कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है, मैं सिंपल सी भाषा में इसको लिख करके दिखा दूं, कर्ता के अलावा, यानी कि एक कर्ता पर तो पड़ता ही पड़ता है, कर्ता के अलावा जिस पर पड़े, जिस पर पड़े उसे कर्म कहा जाएगा, उसे कर्म कहते हैं। क्यों? यहाँ पर काम हुआ है खाने का, खाने का प्रभाव एक तो कर्ता यानी कि रोहन पर पड़ा है, लेकिन इसके अलावा, रोहन के अलावा यहाँ काम का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ा है, आम पर पड़ा है, तो आम यहाँ पर आपका क्या है, कर्म है। ठीक है, आप इस प्रकार से मत लें कि ये तो आपकी संज्ञा है, इसको मत लीजिए। अभी मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ, ठीक है ना। इसी के आधार, क्योंकि हम क्रिया पढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर देखिए दोनों ही वाक्य कंप्लीट हैं। यहाँ पर काम का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ काम का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है, इसमें आपको कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अकर्मक क्रिया। ये जो क्रिया है ना, ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया ये हो गई है। अब यहाँ पर आपका कर्म भी है, इसलिए इसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। कर्म और क्रिया क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर कर्ता और कर्म की आवश्यकता थी। कर्ता जो काम करता है, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहा जाता है, और क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जब किसी अन्य पर पड़ता है तो वो जो अन्य है वो आपका कर्म कहलाता है। और जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़े, यानी कि वहां पर कर्म मौजूद ना हो, तो वहां पर अकर्मक, अ का मतलब ना अभाव होता है, अभाव। आपने उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़ेंगे, अ का मतलब होता है अभाव, जिसमें कर्म का अभाव हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और यहाँ पर क्योंकि कर्म था, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसी के आधार पर क्रिया के यहाँ पर दो भेद हुए हैं, यानी कि क्रिया अकर्मक होती है और सकर्मक भी होती है। अकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कर्म, तो वो आपका कर्म कहलाता है। इतना आप नोट कीजिएगा, और इसके बाद आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिएगा कि क्रिया के दो भेद हैं, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो इसी के आधार पर आप क्या लिख सकते हैं, क्रिया के दो भेद हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर कि क्रिया दो प्रकार की या दो भेद हैं, क्रिया के दो भेद। पहला है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक, स मतलब जिसमें कर्म भी हो, सकर्मक क्रिया। तो दो क्रिया के भेद हो गए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, पहला अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होती क्या है, जब जब क्रिया का
प्रभाव सीधे डायरेक्ट कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया कहा जाता है जब क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़े, सीधे कर्ता पर पड़े, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सीता खाती है, ठीक है, या फिर इसके अलावा सीता हंस रही है, सीता हंस रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीता तो आपकी कर्ता हो गई और काम आपका क्या हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है। ये इसकी सहायक क्रिया है, रही है ये इसके साथ ही इसकी सहायक क्रिया है। आगे पढ़ाऊं मैं इसको भी। ठीक है, तो सीता हंस रही है, ये आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। सीता हंस रही है, इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ सीता पर पड़ेगा, हंसने का प्रभाव सीता पर पड़ेगा, इसमें आपके कर्म नहीं है। अब दूसरा है यहाँ पर सकर्मक क्रिया, लिखें सकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर भी पड़े, या यहाँ आप लिख सकते हैं कि कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण यहाँ देखिए, राम खाना खा या खाता है, राम खाना खाता है। तो यहाँ पर खाने का जो प्रभाव है वो एक तो खाना पर पड़ेगा, यानी कि जो खाना है, और दूसरा राम पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो क्रिया की यहाँ दो भेद आपने पढ़े, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। चलिए इसको मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा अभी तक। इससे पहले जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी आप लिख लेंगे। और यहाँ पर क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली दो क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, पीटर हंस रहा है, गौतम सेब खा रहा है। दो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें पीटर हंस रहा है, तो हंसने का प्रभाव सिर्फ पीटर पर पड़ा, ये कर्ता है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कर्ता क्या होता है। तो ये कर्ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर गौतम सेब खा रहा है, ये तो क्रिया है। तो काम का प्रभाव गौतम के अलावा सेब पर भी पड़ेगा, सेब खत्म हो रहा है तो प्रभाव उस पर भी पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपका कर्म भी है, तो आपका
सकर्मक क्रिया ये कहलाती है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये दो प्रकार की क्रियाएं हो गई हैं। चलिए आगे यहाँ देखिए, अकर्मक और सकर्मक की परिभाषा हम लिख चुके हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ देखिए, कुत्ता भाग रहा है और बालिका रो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे आप काम क्या हो रहा है, बालिका रो रही है और कुत्ता भाग रहा है। ये अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ सकर्मक क्रिया, जैसे अखबार पढ़ रहा है, कौन, सकर्मक। शबनम पत्र लिख रही है, तो ये आपका सकर्मक है, इसको आप लिख सकते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका एक और यहाँ पर क्रिया है जिसको आप कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसको आप यहाँ पर देखिए। तो उदाहरण यहाँ देखेंगे आप, वृक्ष से सेब गिरा, वृक्ष से या पेड़ से सेब गिरा। और दूसरा उदाहरण देखिए, ये जो बच्चा है, बालक ने छत से गेंद गिराई। अब देखिए यहाँ पर जो वृक्ष से सेब गिरा यानी जो काम हुआ ये स्वयं हुआ। ठीक है, ये काम खुद हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ जो गिराई गई, जो क्रिया हुई, वो बालक के द्वारा कराई गई। ठीक है, गिरा तो गेंद ही गिरी, लेकिन यहाँ किसी के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा जो है, किसी अन्य की प्रेरणा के द्वारा ये काम हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो गिराई शब्द है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसमें काम जो है कोई अन्य करे। ठीक है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो हेडिंग डालेंगे आप, थर्ड सकर्मक और अकर्मक के बाद प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें काम जो है किसी अन्य के द्वारा कराया जाता है। जैसे वृक्ष से फल गिरा, तो ये सेब या फल जो भी आप कह सकते हैं इसे, तो ये काम स्वयं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बालक के द्वारा, काम बालक के द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो बालक ने छत से गेंद गिराई, बालक ने छत से गेंद गिराई। तो यहाँ पहले वाक्य में गिरने का जो काम है, यही चीजें यहाँ लिखी है कि गिरने का जो काम है वो सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया है। काम जो कर रहा है, गिरा कौन, सेब गिरा, काम किसने किया, सेब ने किया। तो यहाँ पर कर्ता ने काम स्वयं। दूसरे वाक्य में गेंद ने स्वयं गिरने का काम नहीं किया है, जबकि वहां पर कर्ता गेंद है, काम करने वाला गेंद है। यह काम बालक द्वारा किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि कभी कभी कर्ता स्वयं काम या कार्य न करके किसी अन्य के द्वारा वो काम कराया जाता है या प्रेरित किया जाता है, तब वाक्य की जो क्रिया होती है वो प्रेरित होने के कारण प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसको हम कहते हैं। इसकी आप परिभाषा लिखेंगे यहाँ से कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम के लिए प्रेरित करता है, तब कर्ता की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने तीन प्रकार की बेसिकली क्रियाएं सीखी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, किसी अन्य पर भी पड़े, सकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, यानी क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े। अब प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित हो या किसी दूसरे के द्वारा वो क्या हो, प्रेरित हो, इसलिए वो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब हम कल की क्लास में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार से बनाई जाती है इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।